नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय लगभग 7 से 8 दिन बाद हम अपने इस YouTube चैनल पे आ रहे हैं। मित्रों, थोड़ा सा एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जो ये YouTube चैनल पे हम लोग इसलिए थोड़ा सा कभी लेट हो जाते हैं, बहुत अर्जेंट काम पड़ जाता है, क्योंकि ये एक आजीविका का साधन नहीं है हमारे लिए यूट्यूब, है ना। तो कुछ अन्य कामों में बिजी था, ड्यूटी से संबंधित कोई चीज़ें थी, इसलिए यहाँ पे बिजी था। आने वाले जो आप लोगों ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भाषण आप लोगों ने सुन लिया होगा कि अब लगातार आप लोग बिजी होने वाले हैं। 2000 उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा बहुत सारी पोस्टें हैं, लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में वैकेंसी आने की संभावना बता रहे हैं। तो उन सब के लिए आप लोग भी तैयार हो जाइए और हम भी तैयार होते हैं। बस आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ पर जनरल स्टडीज और उत्तराखंड जीएस और उत्तराखंड को हम कंप्लीट पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे बहुत धुआंधार तरीके से यहाँ पे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे। बस आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, ताकि जब भी हम लोग अपने इस चैनल पर वीडियोज डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। कैसे हम यहाँ पे पढ़ाते हैं इस चैनल पर, आप लोग को इस टेस्ट पेपर को या कुछ क्वेश्चनों को देख लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि हम यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ाते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है सामान्य अध्ययन का टेस्ट नंबर 114 है। 114 टेस्ट नंबर है। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, आज आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पढ़ाएंगे। बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, विस्तार से सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जानेंगे। उसके बाद पूर्वी घाट के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हैं, और यहाँ पे आज केवल पूर्वी घाट के बारे में जानेंगे, कौन कौन से पर्वत यहाँ पे हैं और कौन कौन सी चोटियाँ हैं। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे, जिसमें मुख्य रूप से पांडुचेरी के बारे में होगा। इसके अलावा आप पढ़ेंगे भारत के प्रमुख झील, कौन कौन सी झील हैं, प्रमुख बांध हैं, नर्मदा नदी, कावेरी नदी और यमुना नदी के बारे में आज आप लोग विस्तार से जानेंगे। केवल इन 3 नदियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ से फिलहाल ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन लेके आपके सामने लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना ने कब चलाया। ऑप्शन ए है कब है, 1961। ऑप्शन बी 1965, 1971, 1984। मित्रों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1974 में भारतीय सेना ने, भारतीय जो सेना है, उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। आइए इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल से जानते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा भारतीय जो मैप है, भारतीय मैप आपने देखा होगा, ये वाला भारत का ये मैप है, ठीक है। ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर, मुख्य रूप से यहाँ पे एक चीज़ है पीओके, इस यहाँ से ऊपर वाले क्षेत्र को आप पीओके के नाम से जानते हैं, और यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है ये है LAC, LAC, और यहाँ पे जो ये लाइन है इसे बोलते हैं हम LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस वाले लाइन को हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इसे हम LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे हम अक्साई चीन कहते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा पीओके है, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। मित्रों, यहाँ पे एक जो बिंदु मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आने वाला होगा आपको। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, कहाँ पे? इस वाले क्षेत्र में। तो आपने इतना जान लिया होगा। मित्रों, होता क्या है, ऑपरेशन मेघदूत क्यों चलाया गया? सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर के बीच में आप लोग मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे बस मैं लिख रहा हूँ, एक 2 मुख्य रूप से पर्वत है जिसका नाम है सियाकांडी। क्या नाम है? सियाकांडी एक पर्वत है, और दूसरे पर्वत का नाम है गेसर ब्रूम। क्या है? गेसर ब्रूम, ब्रूम पर्वत है। कौन सी पर्वत है? सियाचिन ग्लेशियर के बीच में, सियाचिन ग्लेशियर के बीच में सियाकांडी है और गेसर ब्रूम पर्वत है। होता क्या है, 1984 के समय में क्या हुआ कि
पाकिस्तान ने इस सियाकांडी और ग्लेशियर बूम पर्वत श्रृंखला पर जापान के पर्वतीयारोही को, जापान के जो पर्वतारोही थे, तो यहाँ से पीओके से उनको आने की अनुमति दे दी और पर्वतारोहियों को यहाँ पे इन 2 पर्वतों पर चढ़ने की अनुमति दे दी। होता क्या है, भारत ने इस पर ऐतराज जताया कि भाई कैसे आपने सियाकांडी और ग्लेशियर बूम पर्वत पर पर्वतारोहियों को चढ़ने की आज़ादी दे दी। तो भारत ने जैसे ही यहाँ पे क्या किया, आपत्ति दर्ज की। तो इन दोनों पर्वत के ठीक दक्षिण में एक और पर्वत है जिसका नाम है साल्टेरो पर्वत। ठीक है, साल्टेरो पर्वत है। इस पर्वत श्रेणी पर पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अपनी सेना के लिए एक यहाँ पे निरीक्षण केंद्र खोल दिया साल्टेरो श्रेणी पर। अब पाकिस्तान की सेना सियाचिन ग्लेशियर से आगे आ चुकी थी साल्टेरो श्रेणी तक। इन शब्दों को आपने याद रखना है मित्रों, क्योंकि साल्टेरो दर्रा भी है, साल्टेरो ग्लेशियर भी है, साल्टेरो पर्वत श्रेणी भी है, ग्लेशियर बूम दर्रा भी है और ग्लेशियर बूम क्या है, एक सियाचिन ग्लेशियर के अंदर एक ग्लेशियर भी है। उसी प्रकार तीनों चीज़ सियाकांडी को भी आपने याद रखना है। तो एक एक नाम से आपके 3 चीज़ कंप्लीट हो रहे हैं। तो भारतीय सेना ने 13 अप्रैल, याद रखेंगे इसे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है मित्रों, 13 अप्रैल 1984 को इस साल्टेरो श्रेणी से पाकिस्तान का जो निरीक्षण केंद्र था, इसको हटाने के लिए एक अभियान चलाया जिसको हम ऑपरेशन मेघदूत कहते हैं। 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत भारत के सेना के द्वारा चलाया गया। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? इसी तरीके से हम यहाँ पे उत्तराखंड पढ़ाएंगे आपको। ये तो ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम आपको प्रत्येक प्रश्न को पढ़ाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। उत्तराखंड इसी तरीके से पढ़ाएंगे और साथ ही साथ जनरल स्टडीज़ के प्रत्येक टॉपिक को हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। अगर आप उत्तराखंड से संबंधित नहीं है तो अन्य स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, पांडुचेरी का प्रमुख क्षेत्र यनम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है क्वेश्चन क्या है, पांडुचेरी है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसका प्रमुख क्षेत्र यनम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। मित्रों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आप जानते होंगे मित्रों कि जो हमारे हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से एक मुख्य रूप से क्या है, जिसका नाम पांडुचेरी है। मैं मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका दक्षिण भारत हो गया, भारत का मैप आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ हमारा ये क्या है, तमिलनाडु है। मित्रों, जो आपका ये पांडुचेरी है 3 राज्यों में बसा हुआ है। एक है तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और एक है यहाँ पे केरल। इन 3 राज्यों में हमारा पांडुचेरी बसा हुआ है। अगर बात करें तमिलनाडु में, तमिलनाडु के उत्तर में एक जो क्षेत्र है उसका नाम है पांडुचेरी। जो पांडुचेरी जो मुख्य रूप से पांडुचेरी है वो तमिलनाडु के उत्तर में है। तमिलनाडु के इसी पांडुचेरी के दक्षिण में यहाँ पे है कराईकल। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के इस वाले क्षेत्र में आपका क्या है, यनम है। और हमारे जो केरल में क्या है, माही। जो ये केरल वाला इस वाले तट पर कौन सा क्षेत्र है, माही। ठीक है, तो पांडुचेरी, माहे, यनम, पांडुचेरी और कराईकल, इन मुख्य रूप से इन 4 क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश बना जिसको हम पांडुचेरी कहते हैं। मित्रों, अगर बात करें जो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में आपने देखा होगा 8 है। कब 31 अक्टूबर को कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को हमारे 2 जम्मू एंड कश्मीर हैं, वहाँ से हमारे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने जिसको हमने JNK और दूसरा क्या कहा हमने, जम्मू और कश्मीर, दूसरा कहा हमने लद्दाख। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला, लद्दाख। इसके अलावा आपने देखा होगा कि 26 जनवरी 2020 से जो दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली है ना हमारे, कहाँ पे है, दमन और दीव,
याद रखेंगे इसे, 26 जनवरी 2020 से यहाँ पे जो हमारा दक्षिण भारत वाला एरिया है, मुंबई वाला, गुजरात के ये वाला क्षेत्र में यहाँ पे है ना हमारा दादरा दमन और दीव, यहाँ पे है दमन और दीव है, और दादरा एवं नागर हवेली यहाँ है। तो पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, अब इन दोनों को मिलाकर 26 जनवरी 1920 से एक ही केंद्र शासित प्रदेश में हमने जोड़ा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कौन सा है, हमारा दिल्ली है, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप है ना, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, बाकी अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो कुल मिला के 8 हमारे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नों में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। पूर्वी घाट आपने देखा होगा, पूर्वी घाट में कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है पालगोंडा, बी है वेरीकोंडी, डी है नल्ला मलाई, और ऑप्शन सी है नल्ला मलाई, ऑप्शन डी है हरिश्चंद्र रेंज। मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिश्चंद्र रेंज। ये कहाँ है, पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। हरिश्चंद्र रेंज हमारी है पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट। ठीक है मित्रों, इसको और डिटेल से जान लेते हैं। ये हमारा भारत का मैप है ना, इसको इतना ही जान लीजिए, इतना ही देखेंगे आप। तो यहाँ पे ये प्रायद्वीपीय भारत में आपने देखा होगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आप लोग बार बार पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, है ना। तो ये है हो गया आपका पूर्वी घाट, और ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। मित्रों पूर्वी घाट तो है, जब प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ होगा तो यहाँ पे पूर्वी घाट कहाँ से लेकर कहाँ तक है हमारी पूर्वी घाट। ऊपर में यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम है महानदी, का उत्तर में क्या है, महानदी से लेकर, और दक्षिण में, उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में यहाँ पे है नीलगिरी पहाड़ियाँ, नील लिखा क्यों नहीं, दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी पहाड़ी से लेकर और महानदी के बीच में हमारे पूर्वी घाट पाया जाता है। लेकिन ये पूर्वी घाट पूरा का पूरा पर्वत नहीं है, बस छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ पे। इन छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाओं से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ जाती है, कुछ उभ्रंशन के कारण यहाँ पे ये पूर्वी घाट पूरा का पूरा टूट चुका है। तो समय समय पर यहाँ पे बीच में बहुत सारी अलग अलग पहाड़ियों से मिलकर यह पूर्वी घाट बना हुआ है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पूर्वी घाट में जो पर्वतों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए पूर्वी घाट एक बार फिर से ये माना, ये देख लेंगे आप, ये दक्षिण भारत का मैप है। तो सबसे उत्तर में जो छोटे छोटे पर्वतों से मिलकर ये पूर्वी घाट बना है, ठीक है, पर्वत श्रेणियों से मिलकर। तो सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, तो उसको कहते हैं नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं मित्रों, सबसे उत्तर में जो पहाड़ियाँ हैं उसे नल्ला मलाई की पहाड़ी कहते हैं। ये भी पूर्वी घाट में स्थित है। उसके दक्षिण में आता है वेलाकोंडी, उसके दक्षिण में कौन सा आता है, वेलाकोंडी पर्वत। ठीक है, वेलाकोंडी के फिर दक्षिण में आता है, यहाँ पे आता है, इसका नाम है पालगोंडा। उसके फिर से एक एक पर्वत और आता है, पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम हम कहते हैं, बार बार पूछा जाता है, नागारी हिल्स। ठीक है, नागारी हिल्स यानी नागारी पर्वत। नागारी पर्वत के फिर से दक्षिण में एक और पर्वत आता है जिसको हम क्या कहते हैं, जावेदी श्रेणी। जावेदी कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, जावेदी। और जावेदी के बाद आता है सेवरॉय की पहाड़ियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, सेवरॉय की पहाड़ियाँ। ठीक है, सेवरॉय की पहाड़ियाँ आप बार बार उसमें भी पढ़ेंगे, जब मैं खनिज वगैरह की वीडियोस बनाता रहूँगा तो वहाँ पे भी जावेदी श्रेणी, सेवरॉय की पहाड़ियाँ, इनके बारे में आप लोग जानते रहेंगे। तो मित्रों आपने डिटेल से पढ़ा यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ हैं, वेलाकोंडी की पहाड़ी, पालगोंडा की पहाड़ियाँ हैं, नागारी हिल्स है, जावेदी हिल्स है, सेवरॉय की पहाड़ियाँ हैं, और अंत में आपका आ जाता है मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ी। मित्रों ये नीलगिरी वही पहाड़ी है जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। ठीक है, ये तो आपने जाना। मित्रों एक एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी घाट की, यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पीसीएस एक और एग्जाम है, यूपी पीसीएल ऐसी कुछ एक पेपर आया था जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो मित्रों वहां पे दे रखा था महेंद्रगिरी।
आंध्र प्रदेश में है, तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये यहाँ पे राइट आंसर दे रखा था। मित्रों अगर यहाँ पे ऑप्शन में आता है विशाखापट्टनम चोटी, विशाखापट्टनम चोटी, अगर विशाखापट्टनम चोटी अगर ऑप्शन में आएगा तो आप लोग राइट आंसर विशाखापट्टनम चोटी करेंगे। और अगर विशाखापट्टनम चोटी ऑप्शन में नहीं आता है तो आप लोग महेंद्रगिरी पहाड़ी को पूर्वी घाट का सबसे हाईएस्ट पर्वत कह सकते हैं। तो मित्रों ये था पूर्वी घाट के बारे में आपने जाना। बहुत सारी चीज़ें पूर्वी घाट के बारे में बताने के लिए समय समय पर जो जिस प्रकार का प्रश्न होगा उसी प्रकार के आंसर हम लोग यहाँ पे बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है लोनार झील किस प्रकार की झील है। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन एक है विवर्तनिक झील, बी है ज्वालामुखी झील, सी है लैगून झील और डी है हिमानी झील। मित्रों राइट आंसर हो जाएगा जो हमारी लोनार झील है वो एक विवर्तनिक झील है। ये विवर्तनिक झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि झील कितने प्रकार के होते हैं, झील के बारे में जानेंगे। भारत की झीलों का क्रम तो आप लोग जान ही लेंगे कि झील क्या कौन कौन से हैं, लेकिन डिटेल से जानेंगे कि विवर्तनिक झील क्या है और झील कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों क्या होता है, पहले प्रकार का है विवर्तनिक झील, एक है ज्वालामुखी झील, यानी ज्वालामुखी क्रिया से जो बनने वाली जो झील है उसे ज्वालामुखी झील कहते हैं। एक है हमारा लैगून झील, डिटेल में सभी झीलों के बारे में पढ़ेंगे। एक है हिमानी झील जो हमारे जहाँ पे ग्लेशियर होते हैं, बर्फ़ के कारण जो जिस झील का निर्माण होता है उसे हम हिमानी झील कहते हैं। एक होता है प्लाया झील, यानी वायु के द्वारा जिस झील का निर्माण होता है उसे हम प्लाया झील कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि विवर्तनिक झील क्या होता है। मित्रों होता क्या है कि हमारी इस धरा पर बहुत सारी प्लेटें हैं और इन प्लेटों के आपस में खिसकने से, जैसे कि माना एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, ये प्लेट अगर आपस में खिसकेंगे तो यहाँ पे एक क्या हो जाता है, भ्रंश पैदा हो जाता है। और इस भ्रंश के कारण जो यहाँ पे एक झील, बाद में क्या होगा कि यहाँ पे पानी का जमाव होता है और जिस कारण यहाँ पे किसी झील का निर्माण होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, विवर्तनिक झील कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं? विवर्तनिक झील कहते हैं। विवर्तनिक झील कहते हैं। टेक्टोनिक लेक भी कह सकते हैं। तो टेक्टोनिक लेक का जो सबसे बड़ा उदाहरण है भारत में वो है वुलर झील। वुलर झील भारत की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है वुलर झील, जो कि हमारा कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में हमारी कौन सी झील है? वुलर झील है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। ठीक है, तो वो किस प्रकार की झील है? एक विवर्तनिक झील है। ठीक है, अगला जो झील है, एक झील का जो प्रकार मैंने आपको बताया था, ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील। मित्रों होता क्या है कि आपने देखा होगा कि पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी का उद्गार लगातार होता रहता है और ज्वालामुखी के उद्गार होने से उसका जो मुख है यहाँ पे कालांतर में क्या होता है कि एक गड्ढा सा बन जाता है और बाद में इसमें पानी जमा हो जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी के उद्गार से यहाँ पे जो उसके मुहाने पर जो एक झील का निर्माण हो जाता है, इस झील को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी झील। और इसका क्रेटर क्या कहेंगे? इसे क्रेटर कहेंगे। ठीक है, क्रेटर क्या कहेंगे? क्रेटर। तो ज्वालामुखी के कारण बना कौन सी झील है? क्रेटर झील भी कहते हैं इसे। ठीक है, कौन सी झील कहते हैं? क्रेटर झील, जो कि ज्वालामुखी के कारण बना। और इस झील का जो भारत में जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है महाराष्ट्र का लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस प्रकार की झील है? ज्वालामुखी झील। ऑप्शन में आता है क्रेटर झील, तो क्रेटर झील का भी उदाहरण है। ठीक है, तो ज्वालामुखी के अंतर्गत भी बहुत सारे झील का होता है। एक कैसे होता है, जैसे कोई नदी बह रही है, उसके बगल में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, उद्गार होने से जो लावा आया तो लावा ने नदी को रोक दिया। नदी को रोकने के कारण जो यहाँ पे एक झील का निर्माण होगा तो उससे क्या कहेंगे? ज्वालामुखी अवरोधक झील। ज्वालामुखी के द्वारा जो नदी में अवरोध पैदा किया गया तो ज्वालामुखी अवरोधक झील। उसी प्रकार इसे क्रेटर झील कहेंगे और इसे ज्वालामुखी अवरोधक झील कहेंगे। तो इसका जो क्रेटर झील का सबसे बड़ा उदाहरण है लोनार झील। मित्रों एक आता है लैगून, बहुत इंपॉर्टेंट। लैगून, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। मित्रों लैगून किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा समुद्र तट, भारत का जो ये समुद्र तट है ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। ठीक है, अरब सी है, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल।
ठीक है। तो जब समुद्रों के किनारे पर ज्वार भाटाएं चलती रहती है और ज्वार भाटाओं के कारण जो लहरों के द्वारा यहाँ पे तट पर कुछ कटाव हो जाता है, तो उस कटाव के कारण एक झील का निर्माण हो जाता है जिसे कि हम लैगून कहते हैं। आई बात समझ में? जिसे हम क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। या फिर कभी कभार क्या होता है कि जो ये तट है, पवन के द्वारा यहाँ पे क्या हो जाता है कि तट का, यहाँ पे तो पानी जा रहा है ना तट से, किससे? ज्वार भाटा के द्वारा तट का पानी इधर जा रहा है, और ये वाला मुहाना वायु के द्वारा कुछ कंकड़ पत्थर लाके या नदी के द्वारा कुछ कंकड़ पत्थर लाके इस मुहाने को बंद कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप अंदर क्या हो जाती है? एक झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है, तो जिसे हम क्या कहेंगे? कौन सी झील? लैगून झील कहते हैं। और भारत में लैगून झील के बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक है चिल्का झील। चिल्का झील कौन सी है? एक है चिल्का झील, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है। दूसरा एक झील है तमिलनाडु में है, पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है ना पुलिकट झील। एक है कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील ये भी किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। चिल्का झील लैगून झील है, पुलिकट झील लैगून झील है, कोलेरू झील लैगून झील है ना। और एक केरल में बहुत सारी झीलें हैं, तो केरल राज्य की जो लगभग सभी झीलें कैसी झील है? लैगून झील है। केरल राज्य की अधिकांश झीलें किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। तो आप मैप में देख सकते हैं, जो भी आपके महासागर के किनारे पे जो जो झीलें होगी, तो आमतौर पे वो कैसी झील होगी? लैगून झील होगी। ठीक है, तो आपने इन झीलों के बारे में जाना। एक और झील है हिमानीकृत झीलें। हिमानी मीन्स हिमानी का मतलब होता है बर्फ के द्वारा। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत डिटेल से बता रखा है कि हिमानी के द्वारा बनाई गई जो स्थलाकृति में मैंने आपको बताया था। तो हिमानी बर्फ के द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो क्या बनाई जाती है? झील बनाई जाती है। जैसे एक को कहते हैं, नाम है टॉर्न झील, एक का नाम है पिडमोंट झील, और एक है पेडानोस्टर झील। ठीक है, पिडमोंट झील और टॉर्न झील। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमानी द्वारा बनाई गई स्थलाकृति या टॉर्न झील किसके द्वारा बनाई जाती है? आएगा आपका प्लाया झील है, वायु के द्वारा है, या फिर आएगा ज्वालामुखी के द्वारा, विवर्तनी क्रिया के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये झीलें बनाई जाती है हिमानी के द्वारा। मित्रों, क्या होता है? टॉर्न झील, जैसे ये पहाड़ है आपके, तो इस पहाड़ से जब यहाँ पे बर्फ और जमा रहता है ना, बहुत सारा बर्फ, तो बर्फ का इतना दबाव हो जाता है कि ये वाला जो क्षेत्र होगा ये नीचे की तरफ धंस जाएगा। परिणाम स्वरूप यहाँ पे जल इकट्ठा हो जाता है, जिसे कि हम टॉर्न झील कहते हैं। टॉर्न झील कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा मैंने एक बोला था आपको पेडानोस्टर झील। क्या होता है कि आपने देखा होगा हिमानी के द्वारा इस प्रकार से सीढ़ी द्वारा हिमानी आपस में हिम स्खलन, आपने सुना होगा ना, हिम चलते रहते हैं, तो हिम का पिघलना इस प्रकार से पिघलेंगे, और जैसे जैसे हिम पिघलते रहेंगे तो सीढ़ीदार जैसे खेत की आकृति दिखेगी। और जहाँ पर जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जहाँ पे जो आपके बर्फ जहाँ पे नीचे पड़ रही है, तो यहाँ पे एक झील का निर्माण होता है जिसे हम पेडानोस्टर झील कहते हैं। पिडमोंट झील किसे कहते हैं? पिडमोंट झील भी इसी प्रकार का है, जैसे ही बर्फ पिघलती है और इस एरिया पे एक दबाव पड़ती है, तो इस प्रकार से इसे पिडमोंट झील कहते हैं। तो मित्रों, आपने पिडमोंट झील, पेडानोस्टर झील, इनके झील में बारे में पढ़ा। तो जो हमारे देश में है, हिमानी के द्वारा जो झीलें बनाई गई है, तो उत्तराखंड की अधिकांश झीलें, जो उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें आपने देखी होगी, तो वो अधिकांश झीलें किस प्रकार की है? हिमानीकृत झीलें हैं। जैसे नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, राकसताल हो गया, राकसताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, ठीक है, नौकुचिया ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, और ये नैनीताल, ये सारी हिमानीकृत झीलें हैं। आगे एक झील बहुत महत्वपूर्ण है, प्लाया झील। मित्रों, होता क्या है, ये रेगिस्तानी इलाकों में प्लाया झील बनाती है। रेगिस्तान होता है, इस प्रकार का रेगिस्तान होता है ना आपका, रेगिस्तान इस प्रकार का मिलेगा। रेगिस्तान में जैसी हवा चलती है, पवन चलती है, तो क्या करती है? अपने साथ रेत को उड़ा के ले जाती है। होता क्या है कि पवन रेत को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और इतनी रेत उड़ा देती है कि नीचे आपका एक गड्ढा सा बन जाता है। बाद में इस गड्ढे में पानी जमा हो जाता है, या फिर नीचे से रेगिस्तान में बहुत जल्दी पानी आता है ना, ज़मीन के अंदर से ही तो निकालते हैं पानी। तो यहाँ पे रेगिस्तान में मिट्टी के हवा के द्वारा जिस धूल कण मिट्टी को उड़ा के ले जाया जाता है, परिणाम स्वरूप उस गड्ढे में पानी जमा हो जाता है, जिस झील को प्लाया झील कहते हैं। ठीक है, तो प्लाया झील किसके द्वारा बनाया जाता है? वायु के द्वारा निर्मित झीलें हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है सांभर झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील है हमारे देश में। भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील सांभर झील है, जिसको कि कौन सी? प्लाया झील है। एक और उदाहरण है डिंडवाना झील। डिंडवाना झील भी प्लाया झील का एक उदाहरण है। एक कौन सा झील है? लूनकरनसर भी एक प्लाया झील का उदाहरण है। एक है क्या है, याद नहीं आ रहा क्या नाम था उसका। चलो मित्रों, याद नहीं आ रहा है। तो 2-3 ये मुख्य रूप से ये झीलें, ये प्लाया झील का एक उदाहरण है। ठीक है, तो आपने जाना झीलों का किस प्रकार से झीलों का निर्माण होता है और क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक और आ गया मित्रों, देखेंगे। बस चैनल को अगर आपको लगता है कि हमने थोड़ी सी भी मेहनत कर रखी है, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथियों, हम बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल जो हमारे 200 मात्र 61-62 ही यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं। इसका एक कारण है कि हम लोग लगातार वीडियो, कभी कभार हम लोग ना एक टाइमिंग पे हम वीडियो नहीं डाल पाते हैं, थोड़ा सा ड्यूटी का भी एक चक्कर रहता है, और इस कारण से हम लोग यहाँ पे एक टाइम टू टाइम यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचेगी, है ना। चलिए, जो प्रश्न है अगला, काबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील, वेम्बनाथ झील, लोकटक झील, यह है चोलामू झील। मित्रों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लोकटक झील। मणिपुर में है लोकटक झील। कहाँ है? मणिपुर की लोकटक झील में काबुल लामजाओ हमारा तैरता हुआ क्या है? नेशनल पार्क है। जो ये पुलिकट झील है मित्रों, इसके बारे में जान लीजिए। पुलिकट झील है हमारी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर जो झील है वो क्या है? पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बना हुआ है। इस झील, जो ये झील है पुलिकट झील, ठीक है, पुलिकट जो झील है उस, और पुलिकट झील के आगे हमारा कौन सा है? श्रीहरिकोटा, जहाँ पे आपने इसरो के बहुत सारे रॉकेट लॉन्च देखे होंगे ना, श्रीहरिकोटा। और इसी पुलिकट झील के बाद श्रीहरिकोटा इन बे ऑफ बंगाल और पुलिकट झील को अलग करता है। ठीक है, तो ये आपने देखा। एक उत्तराखंड पीसीएस में, लोअर पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा, या चिल्का झील होगा या किसी एक झील का नाम दिया था, और उसका क्वेश्चन था कि पुलिकट झील किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। आई बात समझ में? तो शायद पुलिकट ही होगा या चिल्का झील होगा। तो इसमें मुझे याद आ रहा है कि पुलिकट झील रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत आते रहते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है जो है वेम्बनाथ झील। मित्रों, वेम्बनाथ झील कहाँ पे है आपका? केरल में है। वेम्बनाथ झील कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, इसी झील के, वेम्बनाथ झील के अंदर एक हमारा द्वीप है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप वेम्बनाथ झील के अंदर है। आई बात समझ में? जो भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की नोट करते रहेंगे, भारत की सबसे लंबी झील। ठीक है, सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाथ झील हमारी सबसे लंबी झील हो जाएगी। ठीक है, इसी वेम्बनाथ झील में आपने देखा होगा ना, केरल में नौकायन दौड़ होती रहती है। नौकायन, दक्षिण भारत में नौकायन दौड़ बहुत प्रसिद्ध है। तो इसी वेम्बनाथ झील में, केरल में नौकायन दौड़ होती है ना, जिसके बीच में कि एक द्वीप है जिसका नाम वेलिंगटन द्वीप है। एक आता है लोकटक झील, इसके बारे में आपने जाना। चोलामू, बहुत इंपॉर्टेंट, चोलामू, और एक और झील है जिसका नाम है गुरुगोंडमर झील। गुरुगोंडमर झील, क्या नाम है? गुरुगोंडमर झील। गुरुगोंडमर और चोलामू झील हमारी है सिक्किम में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। चोलामू झील और गुरुगोंडमर झील कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न?
निम्नलिखित झील तथा उनके स्थिति का सही मिलान करें। चलिए देखते हैं कितना आप लोगों को आता है। ऑप्शन है उमियम झील कहाँ है? मेघालय में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नल सरोवर झील गुजरात में है, बिल्कुल राइट आंसर है। चपनाला झील असम में है, राइट आंसर, ये बिल्कुल सही हो गया। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में, बिल्कुल सही है। और खुरपाताल उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उमियम झील मेघालय, नल सरोवर गुजरात, चपनाला झील असम में हो गया। चपनाला असम में, ठीक है। हुसैन सागर तेलंगाना, खुरपाताल उत्तराखंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए का ABCDE, ABCDE, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट मार के नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध के पीछे बनी विशाल सागर को किस नाम से जाना जाता है? मित्रों, भाखड़ा नागल बांध आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस बांध है। तो उसके पीछे जो विशाल जो सागर है, बांध के पीछे जलाशय है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोविंद सागर, बी महाराणा प्रताप सागर, सी स्टेनले सागर और डी है स्वामी रामतीर्थ सागर। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए गोविंद सागर हो जाएगा इसका। और राइट आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोविंद सागर। भाखड़ा नागल बांध के पीछे जो विशाल सागर बना है उसे हम कहते हैं गोविंद सागर। मित्रों होता क्या है, जो हम नदी जारी हम क्या बांध बनाते हैं ना, तो परिणाम स्वरूप यहाँ पे बहुत बड़ा झील बन जाती है। तो इसी को एक क्या नाम दिया है? गोविंद सागर। भाखड़ा नागल बांध के बारे में आप जानते होंगे, किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध बना है सतलज नदी पर। एक और है यहाँ पे महाराणा प्रताप सागर बांध। तो महाराणा प्रताप सागर बांध भी हिमाचल प्रदेश में है, जो कि किस पे बनी है? ब्यास नदी पर। महाराणा प्रताप सागर बांध ब्यास नदी जो आती है हिमाचल प्रदेश में, उस पर एक बांध बना है जिसको हम पोंग बांध कहते हैं। पोंग बांध कहते हैं। ठीक है, तो पोंग बांध के पीछे जो बड़ा सागर है ब्यास नदी पर, उसे हम महाराणा प्रताप सागर कहते हैं। मित्रों अगला आप देखेंगे स्टेनले सागर कहाँ पे है? स्टेनले सागर एक तमिलनाडु में कावेरी नदी पर एक बांध है। कावेरी नदी पर एक बांध है जिसको हम कहते हैं मैटूर बांध, जो कहाँ है? कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी पर जो मैटूर बांध के पीछे जो जलाशय है उसे हम स्टेनले सागर कहते हैं, जो कि हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे है स्वामी रामतीर्थ सागर। आप जानते होंगे स्वामी रामतीर्थ सागर उत्तराखंड की जो टिहरी बांध है उत्तराखंड का, भागीरथी और बिलंगना नदी के बीच में है। तो उस टिहरी बांध को हम के पीछे जो जलाशय है उसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मित्रों समय काफ़ी हो गया है, आगे क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो मित्रों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो बस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों उत्तराखंड जनरल स्टडीज़ की जो भी 40 नंबर का उत्तराखंड का जो प्रश्न पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो यहाँ पर हमारी उत्तराखंड रैवार सीरीज़ के नाम से हम लोग को टेस्ट सीरीज चल रही है। तो उसके अलग से हम लोग वीडियो डालते हैं। तो लगातार आपसे को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आपका आने वाला एग्ज़ाम होगा वहाँ पे उत्तराखंड से जो 40 में से कम 30 से 35 क्वेश्चन हम इसी रैवार सीरीज से आपको देखने को मिलेंगे। इतना हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।